इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि कांशीराम नेशन साहब के न्यूज जन्मदिन इंडिया पर नहीं आज करता दलित था। प्रेरणा केंद्र में आए हैं जो DS4 वामसेप और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। स्मिता जी, आप मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर यहाँ आई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? और कांशीराम साहब के बारे में आप बहुत लिखा है, तो कैसा लग रहा है आज आपको? सबसे बड़ी चीज़ उनके आज जो जन्मदिन पे एक बार उनके जीवन परिचय पे पूरा अगर हम प्रकाश डालेंगे, फोकस डालेंगे, तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं जो कि आज के समाज और 100 साल आगे के समाज के लिए भी वो काफ़ी उपयोगी है जी। और सच कहें तो बाबा साहब की जहाँ विचारधारा ख़त्म होने लगी थी, फिर से नए तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को मानवर साहब ने बढ़ाया, फिर से उनको जीवित किया, विचारधारा को, जो विचारधारा मर चुकी थी, लोगों में फिर से विचारधारा को जगाया। हाँ, तो मान्यवर साहब के द्वारा ही हम दोबारा सत्ता में आ पाए। नहीं तो हम ऐसी कल्पना, एक हमारी कल्पना होके रह जाती, लेकिन उस कल्पना को एक वास्तविक में बदलने का काम मान्यवर साहब ने किया है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, जो कि बहन जी को 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। तो ये मान्यवर साहब के ही द्वारा हो गया, तो उनके विचारों पे चलने की ज़रूरत है। स्मिता जी, जिस तरीके से मानवर कांशीराम साहब ने कहा था और लोग नारा लगाते थे कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, लेकिन कांशीराम साहब का कोई स्वार्थ नहीं था और कांशीराम साहब ने हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को जगाने का काम किया, लेकिन आज भी लोगों के अंदर जागृति नहीं आ रही है। देखिए, जागृति तो तब भी थी, आज भी थी, लेकिन जो मान्यवर साहब के साथ के लोग थे वो तो संघर्ष करना जानते, लेकिन उनकी वो उम्र नहीं रही कि वो साइकिल चला के अभी भी संघर्ष करें, लेकिन वो कोशिश तो करते हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो ना ही उसने शोषण देखा है उस समय का, ना ही मान्यवर साहब को देखा है, तो वो संघर्ष करना क्या जानेगा। तो इससे थोड़ा बुजुर्गों को ज़रूरत है कि वो जैसे मान्यवर साहब ने एक कैडर दे, मान्यवर साहब का कैडर जो है युवाओं में देने की ज़रूरत है, और फिर से मान्यवर साहब का विचारधारा पे जो है फिर से लोग चलेंगे, और आज भी चल रहे हैं। हम लोग उसी विचारधारा को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं और समाज फिर से समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। डॉक्टर स्मिता जी, जिस तरीके से अब EVM का बहुत बड़ा मुद्दा शुरू हो गया है, पहले OPS का मुद्दा था, अब EVM का, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म सरकार दे देती है। क्या मानना है आपका? देखिए, सरकार जिस तरह से अपना तानाशाह रवैया कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं EVM का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बार बार सत्ता, ये 400 पार के जो अपने जुमलेबाजी करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये सिर्फ EVM की वजह से आता है। और EVM में समस्या ये है कि जो भी सेटिंग करके वो करते हैं, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील लोगों ने उसको जस्टिफाई कर भी दिया, दिखा भी दिया है, उसका डेमो लाइव दिखा दिया है कि वो हैक होती है, किस तरह से हैक होती है, इंजीनियर्स ने भी उसको बता दिया है। आप मुझे बताइए कि सरकार को वोट कौन देगा? जो अभी केंद्र में सरकार बैठी, उसे वोट कौन देगा? किसान देगा नहीं, बेरोजगार देगा नहीं, छात्र ऐसे ही परेशान है, जो स्कॉलरशिप वगैरह उनकी ख़त्म कर दी गई, या तो उनका एडमिशन स्कॉलरशिप बढ़ा, वो फीस बढ़ा दी गई। तो बहुत सारी समस्याएं जो है कि वो किसान भी नहीं देगा, जवान भी नहीं देगा, तो देगा कौन इनको वोट? कैसे ये 400 पार के इतने जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं, इतने जुमलेबाजी कर रहे हैं। मोदी की गारंटी है, आप देखना बैनर बोर्ड जो लगे हैं, मोटे मोटे जो लगे हैं। हाँ, और गारंटी इसीलिए है, EVM के भरोसे है। EVM हटा दो ना, फिर हम आपकी गारंटी देख लें। अगर आपकी हिम्मत है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, आप ट्रांसपेरेंट चुनाव कराओ। जरूरी है आप EVM से चुनाव कराओ, फिर उसमें भी वोटिंग मशीन, उसमें भी ब्लैक शीशा, पहले वाइट शीशा रहता था, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होती थी, लेकिन ब्लैक शीशा, किसको वोट जा रहा है, कहाँ वोट जा रहा है, तमाम ऐसे केस भी आए थे जहाँ पे EVM चोरी का मामला आया था, EVM जलाने का मामला आया था, और EVM हैक होने, मतलब आप हाथी को बटन दबा रहे हो तो वोट जा रहा है कमल को। ऐसे तमाम तरह के वीडियो हैं जो कि एक भी वोट। मैडम, आप कह रही हैं कि कौन वोट देगा? 5 किलो राशन मिलेगा वो वोट देगा, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलेगा तो वो वोट देगा। आप कहाँ जी रही हैं? आप तो युवा हैं। जी, 5 किलो, मैं युवा हूँ तो युवा होने के नाते बताऊंगी कि 5 किलो राशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। मुझे उनका भाषण नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। मैं रोजगार को जो है ऊपर रखती हूँ। अगर आप किसी युवा को रोजगार दे दोगे ना, तो आपको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं होगी, वो अपना परिवार चला लेगा। इन्होंने तो 2 करोड़ रोजगार के भी वादे किए थे ना, वो कहाँ गए?
5 किलो राशन ही 2 करोड़ रोजगार लाके दो। नहीं, युवा ने मांगा कहाँ रोजगार? मैडम युवा तो बाहर निकल के ही नहीं आ रहे, देख रहे हो आप कहीं? सड़कों पे आ रहे, लाठियां खा रहे हैं युवा। अभी देखे तमाम तरह के जो पेपर लीक होते हैं उसमें युवा लाठियां खा रहा है। वैकेंसी कोई क्लियर नहीं हो रही है, कितने दिनों से वैकेंसियां खाली है फिर भी उसको नहीं भरी जा रही है। तो ये सब मुद्दा है जो है, युवा क्यों नहीं, युवा तो बिल्कुल परेशान है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली में रह रही हैं जी। अब दिल्ली का एक और बेटा तैयार हो गया, केजरीवाल, वो सब महिलाओं के खाते में 18 साल से लेकर और बुजुर्ग महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। रोजगार मत मांगो, अब 1000 रुपए लो। 1000 रुपए लो ना, तो ये बताओ कि अब 5 साल तक कहाँ थे? 5 साल तक क्यों 1000 रुपए नहीं दिया? वोटिंग का टाइम आया है, इलेक्शन का टाइम आया है तो 5 राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे थे, बार बार आरोप लगा रहे थे केजरीवाल जी हमें राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा। हम महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री और पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसमें रोड अटकाया जा रहा है। देखिए, उसमें समस्या ये है कि जो आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है कि दिल्ली में एक और बेटा, तो एक ही माँ की ये 2 बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो गई और आम आदमी पार्टी। मैडम बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रही, इसमें मैं किसी को गाली नहीं दे रही हूँ। हाँ। एक संवैधानिक लैंग्वेज के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि अगर एक दिल्ली का बेटा है तो एक ही माँ के ये 2 बेटे हैं। ये किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि नहीं उसको छोड़ के, ये प्रत्यक्ष रूप से सामने जो आते हैं आपके, तो ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंट ये भी हैं, आरएसएस के एजेंट साहब भी बैठे हैं केंद्र में। नहीं मैडम, ये तो आप सही कह रही हैं कि आरक्षण का सबसे पहला विरोध करने वाले दिल्ली के अंदर एक संगठन बनाने वाले केजरीवाल जी थे। जी। और बाबा साहब का नारा लगाते हैं 3 बार जय भीम करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर देखिए जय भीम का नारा लगाएंगे तो यही होता है, SC ST OBC समाज जो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला हमारा समाज है वो जाएगा, उनको लगता है कि उनको वोट मिल जाएगा, वोट लेने के लिए वो जय भीम के नारे लगाते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री जो है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जब दोहरा देता है तो उसको कान पकड़ के आप मंत्री पद से बाहर निकाल देते हैं। ये कौन सा अम्बेडकरवाद है? आप वोट लेने के लिए जय भीम का नारा लगाते हैं। लेकिन मैडम अब तो हेड के बाहर जो मंत्री हैं, पहले भी उन्होंने एक बार बोला था भाई हम तो संविधान चेंज करने आए हैं और संविधान चेंज करेंगे। अब की बार 400 पार होगी तो आपका संविधान चेंज होगा। उनकी तो प्लानिंग यही है कि जब 400 पार हो गई, जब उनकी ज़्यादा बहुमत होगी तो संविधान उनका कोई लीडर बोल गया ना संविधान, जब नई संसद के पहले ही बैठक में कि संविधान बदलना चाहिए, संविधान पुराना हो चुका है, बदलना चाहिए, ये हो चुका है जो भी है, तो संविधान इतनी आसानी से नहीं बदल सकता और ना ही बदला जाएगा। मैडम आप जैसे पढ़े लिखे जो युवा हैं वही तो आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप करो संविधान चेंज नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन उसका प्रश्न तो संविधान ही रहेगा, लेकिन अंदर की सारे कानून तो हटा दी गई ना। ये हो भी रहा है, आप ये चीज़ सही कह रहे हैं कि आए दिन संशोधन करके चीज़ें हटाई जा रही हैं उसकी, लेकिन भाई सरकार है, उनका रवैया उन्हीं का वही तानाशाह रवैया है। आप देखो ना एट्रोसिटी वाले मेट्रोसिटी वाले एक्ट में सारा धराशायी कर दिया। सारा धाराशाही इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें एट्रोसिटी करनी है, उन्हें पुराना अपना मनुस्मृति का राज लाना है, तो वो चाहेंगे हमेशा से कि दबे कुचले शोषित वंचित जो समाज रहा है वो हमारे नीचे ही रहे। उनको बिल्कुल ये बात नहीं पचेगी कि IAS ऑफिसर बन के, IPS ऑफिसर बन के या मुख्यमंत्री बन के और सांसद विधायक बन के जो है उनके बगल में कोई बैठे, वो उनको ये चीज़ बिल्कुल हजम नहीं होगी। जो हज़ारों सालों से वो हमको नीचे तबके पे देखते आ रहे हैं तो वो वही चाहेंगे हमको इसीलिए तो संविधान से उनको दिक्कत है। बाकी क्या है, संविधान उनसे कुछ लेता नहीं है, उनको भी वही अधिकार देता है जो हमें अधिकार मिला है, लेकिन उनको समस्या संविधान से है क्योंकि हम उनके इक्वलिटी में आ रहे हैं। तो डॉक्टर स्मिता जी, आपको लगता है कि EVM में गड़बड़ है? बिल्कुल है, 100% है। अगर नहीं है गड़बड़ तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना ट्रांसपेरेंसी के साथ। नहीं, खर्चा ज़्यादा होगा ना मैडम? कोई खर्च, समय ज़्यादा लगेगा? नहीं, कोई खर्च नहीं होगा। आज तक होता आ रहा है। ये बताइए विदेशों में जहाँ से EVM मशीनें आई, जिस देश ने EVM मशीनें बनाई, आप कितने देशों में देख रहे हो EVM मशीन से चुनाव हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है क्योंकि किसी को विश्वास नहीं। सब लोगों को पता है कि हैक होता है EVM। एक आपका छोटा सा मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है। एक चीज़, आप आकाश में उड़ते हवाई जहाज़ को नीचे से आप मॉनिटर कर सकते हो जी, तो EVM को नहीं कर सकते। तो 100% ये जो है होता है। और बैलेट पेपर से चुनाव में जो खर्च की बात कर रहे हैं तो पहले से होता आ रहा है। बाकी देशों में खर्च के लिए क्यों डर रहे हैं? G20 में इतना पैसा खर्च कर दिया, सब बेकार गया। जो हरे पर्दे लगा के गरीबों की बस्तियाँ आपने ढक दिए,
तो आपने जो ढकने का काम किया उतने पैसे आप गरीबों को दे अच्छा देते हो, मैडम, अपना कुछ कुछ लोगों ने आईटी डाली थी जी ईवीएम का भी 20 से 25 लाख जो ईवीएम है उनका पता नहीं है। पता नहीं है। वो आएंगे, जब वो सेटिंग हो जाएगी आएंगी, या तो वोटिंग बूथ पे ईवीएम ऑलरेडी हैक होती है, या तो सही वोटिंग बूथ पे अगर ईवीएम रहेगी तो पहले रास्ते में जाके वो बदल दी जाएगी कहीं पे। मैम आप युवा हैं, इस समय बहुत पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, जी। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, अब तो जाग जाओ युवाओं के साथ साथ मैं पूरे देशवासियों को ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि सभी को अब जागने की ज़रूरत है। किसानों की हालत आप लोगों ने देख ली, युवाओं की देख ली, बेरोजगार की देख ली, महिलाओं की हालत देख ली, किस तरह से मणिपुर में नंगा नचाया गया है महिलाओं को। और बाकी इस दिल्ली के अंदर नहीं, आए दिन जितनी भी दलित महिलाओं की बात करें, चाहे आदिवासी महिलाओं की बात करें, चाहे आदिवासियों की बात करें, किसी के मुंह पे पेशाब कर रहे हो तो किसी आदिवासी महिला को नंगा घुमा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ना महिला सुरक्षित है, ना ही बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है, ना ही युवा अपनी पढ़ाई कर पा रहा है। और जो 80 करोड़ को राशन 5 किलो राशन दे देंगे तो उससे वो भीख नहीं चाहिए हमें। मैं यही कहना चाहूँगी कि देश की जनता को ये सरकार भिखारी बना रही है, इसको भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैडम जो ओबीसी के लोग हैं, जी अच्छा उनके अभी दिलो दिमाग में किसी तरीके का अभी कुछ नहीं विचार आ रहा है, उनका आरक्षण भी छिन गया है, नौकरियां भी छिन गई, जमीनों पे कब्जा हो रहा है, तो ये लोग कब अंधभक्त जागेंगे? देखिए सर, वो जाग रहे, चूँकि आपको एक जानकारी और बता दूं, आप जानते भी होंगे कि मैं ओबीसी महासभा की दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूं, तो उस इसलिए मैंने बोला हाँ जी, इस नाते मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने परसों ही एसडीएम साहब को इस मैटर पे पूरा ज्ञापन दिया आरक्षण को लेके, और जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उस पे लेके, और महिलाओं की 50% की भागीदारी को लेके, और उनका ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके सारी चीज़ें, सारे मुद्दे हमने रखे हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे। चूँकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया, सीएम साहब को दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, और राष्ट्रपति जी को भी मैंने दिया था ज्ञापन, लेकिन अभी फिर से एक बार ज्ञापन, क्योंकि चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे होते तो एक बार इनको याद दिलाना जरूरी कि आपने हमारे साथ किया क्या, हमारे ओबीसी समाज के साथ किया क्या है। और जाग रहे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाग रहे, ओबीसी समाज के लोग जाग रहे हैं। और कोई भी ये जानिए कि कोई भी राजनीतिक इस तरह तानाशाही जो राजनीतिक दल है जो अपना, उसके साथ ओबीसी नहीं जा रहा है इस बार। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।